हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज हम लोग शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर से। जिस किसी ने भी इस चैप्टर का पहले पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके पहले उस वीडियो को देख ले। तो आज हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले वीडियो में हम लोग एक नॉर्मल रटने या रीडिंग डालने वाले से ज़्यादा हमने कॉन्सेप्चुअल बेसिस के स्टडी पे फोकस किया था, उस फैशन में हम लोग इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रजिस्टर, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं हमारे। एक हो गया सीरीज कनेक्शन जो आप देख रहे हैं, सीधे एक के बाद एक को ऐड कर देना, और दूसरा है आपका पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन आप देख रहे हैं, पैरेलली ऐड किया हुआ रेजिस्टेंसेस को। ये देखिए दो तरह के कनेक्शन है। तो आइए देखते हैं इसमें। अब देखिए दो तरह के कनेक्शन पॉसिबल होते हैं, तो इसमें इसके बाद एक आता है टर्म हमारा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक टर्म आता है। क्योंकि क्या होता है कई सारे रेजिस्टेंस ऐड है, तो हम चाहते हैं उसको हटा करके सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस करते हैं। उसके लिए देखिए एक आर इक्विवेलेंट का टर्म है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो क्या होता है रेजिस्टेंस which will draw the same amount of I means current, which will draw the same amount of current through battery as drawn by sum of individual resistance। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो कि बैटरी से सेम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा, जो कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस मिलाकर के जितना करंट ड्रॉ कर रहा था, आर इक्विवेलेंट अकेले ही उतना करंट ड्रॉ करेगा। तो ये आपका सेम चीज यहाँ पर है। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट है। तो हम सर्किट को सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, 3-4 रेजिस्टेंस लगाया तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, उसको हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वहीं से कॉन्सेप्ट आता है आर इक्विवेलेंट का। तो आइए देखते हैं, वोल्टेज V है आपका यहाँ पर, करंट I जा रहा है, तो इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमको लिखना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग पढ़े हैं पिछले जैसे लेक्चर में। इसके क्रॉस क्या हो जाएगा I into R1, V बराबर I होता है, तो ये I into R1 हो जाएगा। इसके क्रॉस क्या हो जाएगा I into R2। तो कैसे होगा, चलते हम लोग ऐसे, क्या हो गया I into R1 और क्या हो गया प्लस I into R2 बराबर क्या हो गया आपको वोल्टेज के बराबर। तो ये हमने पढ़ा है इसमें कि वोल्टेज बराबर क्या होता है I into R होता है। तो टोटल ड्रॉप आपका V है, और कैसे है तो देखिए IR1 प्लस IR2। अब देखिए सेम चीज यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, V बराबर I into R इक्विवेलेंट। ये देखिए V है, आगे चले हम, और यहाँ पे क्या आ गया I into R आएगा आपके यहाँ पे। टोटल क्या हो गया V बराबर I into R। अब देखिए, अच्छा ये अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है समझने में ये कैसे लिख रहे हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए एक सर्किट है। देखिए अगर इस पॉइंट से हम चालू करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को लिखना और वापस इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जहां से शुरू किए वहीं पर आ गए तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आपका कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहीं से शुरू किया तो यहीं पे आ गए। वही चीज यहाँ पर भी है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम शुरू कर रहे हैं लिखना, तो देखिए कैसे जाएंगे, आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका I into R आ गया आपका, ठीक है, I into R इक्विवेलेंट आ गया। फिर आगे बढ़े, इधर कोई ड्रॉप नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे आएगा तो आपको क्या हो जाएगा माइनस V। देखिए नेगेटिव साइन है इधर, तो आपको कैसे यहाँ पे देखिए I into R है आपका, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया I into R है, आगे बढ़े कोई ड्रॉप नहीं है, यहाँ पे आगे तो माइनस V का ड्रॉप है, तो माइनस V, फिर इधर कुछ नहीं, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे टोटल क्या हो गया आपका जीरो हो जाएगा, वापस यहाँ पर आ गए तो जीरो हो गया। तो वही आप सॉरी, तो इसी को आप इस साइड कर दीजिएगा, आपको इक्वेशन के आप उस साइड इक्वल टू साइड कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा V बराबर IR इक्विवेलेंट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज आपको इस तरह से लिखे। अब देखिए V बराबर IR इक्विवेलेंट यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पर क्या है V बराबर IR1 प्लस IR2। तो हम V की जगह IR इक्विवेलेंट रख देते हैं, तो क्या हमको मिल जाएगा, V की जगह हमने IR इक्विवेलेंट रखा है, I कॉमन लेते हैं R1 प्लस R2, और यहाँ देखिए V की जगह क्या लेते हैं IR इक्विवेलेंट। तो आप देख सकते हैं I कैंसिल हो गया, बचा गया आपका R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। देखा आपने सीरीज में क्या आया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया आपका सीरीज कनेक्शन। इसी तरह अगर 3 दी जाता तो आप यहाँ पे क्या लिखते, एक और यहाँ पे ऐड हो जाता प्लस IR3 हो जाता, यहाँ पे क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाता, तो यहाँ क्या था प्लस R3 आ जाता। उसी तरह कितना भी रेजिस्टेंस रहता आपका सीरीज में तो क्या होता सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हो जाता आपका सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से आपका R इक्विवेलेंट निकल गया। आइए यहाँ पैरेलल में देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज है, बैटरी से I करंट आपका निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे अलग अलग करंट हो जा रहा है, इधर I1 जा रहा है और इधर I2 जा रहा है आपका। अब देखिए टोटल करंट पर क्या है आपका, बैटरी से कितना करंट निकल रहा है I निकल रहा है, और वही आगे जाकर के दो भाग में आपका डिवाइड हो जा रहा है, एक I1 और एक I2। तो टोटल करंट आपका क्या है I बराबर I1 प्लस I2 है। अब देखिए I1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए I1 को क्या लिख सकते हैं, I बराबर V बाई R होता है जैसे हम जानते हैं। यहाँ पे I1 कितना हो जाएगा V बाई क्या हो जाएगा आपका
V बाई R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा आपका V बाई R2। आप देख रहे होंगे। और देखिए इसके अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये इस जो पॉइंट का जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है, और इधर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है। तो इसीलिए इस दोनों पॉइंट के क्रॉस ड्रॉप वही आएगा जो यहाँ पे बैटरी का ड्रॉप है, जो V है, तो यहाँ पर भी V है। तो I1 आपका कितना हो गया, पढ़े V बाई R होता है, तो ये V है इसके क्रॉस, और बाई R1 है, तो R1 हो गया, V बाई R2 हो गया आपका। ठीक है। अब देखिए आप इस केस में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए नॉर्मल चलेंगे, एक सर्किट में एक लूप में चलेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें इस बार यहाँ से शुरू करते हैं, क्या आएगा, यहाँ से आएगा क्या आएगा, माइनस V आ गया आपका, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस I R Q आ गया, इक्विवेलेंट आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वापस यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे आ गए तो जीरो, जहां से स्टार्ट की वहीं पे आ गए तो वो जीरो हो गया। देखिए जीरो कर दी, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप V माइनस V उधर करते हैं, क्या लिख सकते हैं, V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट। जब देखिए, और I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बाई R इक्विवेलेंट। आप यही चीज देखिए, यहीं पर जो I बराबर क्या आया है, V बाई R1 प्लस R2। अब यहीं पे क्या लिख सकते हैं, I की जगह V बाई R इक्विवेलेंट डाल देते हैं। देखिए I की जगह हमने क्या किया, यहाँ से मिला हमें V बाई R इक्विवेलेंट डाल दिया हमने, तो क्या आ गया आपका V कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो आपने देखा होगा V कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा इक्विवेलेंट, यहाँ पे जगह नहीं है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या मिलेगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये देखिए पैरेलल में क्या हो जा रहा है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या आ रहा है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आपका बराबर आ रहा है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैरेलल के लिए। तो सेम चीज अगर 3 रहता तो 3 के लिए आप वही कर लेते, यहाँ पे प्लस I3 हो जाता, यहाँ पे प्लस V बाई R3 आ जाता आपका, और सेम यहाँ पे क्या आता 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2। ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए R इक्विवेलेंट बराबर ये नहीं है, 1 बाई R इक्विवेलेंट बराबर ये है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो कितना भी रेजिस्टेंस इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक और चीज देखिए, इस केस में क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, सारे का सम हो रहा है, तो क्या होगा ओवरऑल रेजिस्टेंस जो आपका आएगा वो इंडिविजुअल्स के से बड़ा होगा, कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू से R इक्विवेलेंट आपका बड़ा होगा, क्योंकि आप उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, R इक्विवेलेंट आपका बड़ा आएगा किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से। जहां पे आपका क्या होगा, क्योंकि आप रेसिप्रोकल ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे आपको देखिएगा कि जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा वो किसी भी जो सबसे छोटा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आपका होगा उससे भी वो कम होगा। यहाँ पे क्या था, जो सबसे बड़ा होगा उससे बड़ा आपका आएगा R इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या है, जो भी 2 या 3 में से जो सबसे छोटा आपका रहेगा R जो सबसे छोटा रहेगा उससे भी छोटा आपका R इक्विवेलेंट आएगा, अगर आप पैरेलल कनेक्शन में कर रहे हो तो। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह का काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोनों तरह का कनेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे ये पैरेलल में है और ये पैरेलल इससे क्या सीरीज में है, और यहाँ पे बैटरी आपका। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें 4 क्वेश्चन में 4 चीज आपसे पूछा गया। पहला है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले R2 और R3 का, R2 और R3 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों पैरेलल में है आपका। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ये दोनों को इस फॉर्मूले से, तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए अब सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपका एक सिंगल आ जाएगा। R इक्विवेलेंट आपका आ गया, मान लीजिए R इक्विवेलेंट आ गया आपका यहाँ पे, ये दोनों को सॉल्व करके अब देखिए जो आएगा, अब देखिए अब R1 और R इक्विवेलेंट क्या है आपका सीरीज में, तो आप ये दोनों को सिंपली ऐड कर सकते हैं, R1 प्लस R2 लिख देंगे, तो ये आपका हो गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यही आपके टोटल रेजिस्टेंस, पहले पैरेलल वाले को सॉल्व कर दिए, फिर वो सीरीज में आ गया, तो सीरीज में ये दोनों को ऐड कर दिए, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R इक्विवेलेंट। इसको आप नया नाम दीजिए R इक्विवेलेंट डैश आप कर दीजिए, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का। अब देखिए टोटल करंट निकालना है, तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, आपको V मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस मालूम है आपको, R इक्विवेलेंट मालूम है, V मालूम है, सिंपल फार्मूला है V बराबर IR। V मालूम है, R मालूम है, I आपसे I निकल जाएगा यहाँ पे सिंपली, क्योंकि आप ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको मालूम है R इक्विवेलेंट इसका, तो आप I भी आपका निकल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू R1 होगा, क्योंकि देखिए इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका, I फ्लो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा I इंटू R1 होगा। तो I हम निकाल चुके हैं टोटल करंट, R1 हमें मालूम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 भी हमें मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, करंट थ्रू R2, R2 के थ्रू, देखिए R2 क्या था हमारा, देखिए ये हमारा R2 था। ठीक है, अब हमें इसके अक्रॉस क्या करना है,
देखिए इधर I1 करंट जा रहा था, यहाँ से देखिए I करंट था, यहाँ से I करंट गया और यहाँ क्या हुआ, करंट स्प्लिट हो रहा है दो भाग में, I2 था, एक I1 में जा रहा है, एक I2 में, दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है वो I1 I2 में। देखिए अब हमें क्या निकालना है, इस I2 का वैल्यू निकालना है, करंट थ्रू R2। तो I2 कैसे निकलेगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा बाय R2 यानी V बाय R2 यानी V2 बाय R2 आप कह सकते हैं। I2 बराबर अब क्या होगा, V2 बाय R2। ठीक है, R2 तो हमें मालूम है, अब V2 कैसे पता चलेगा। अब देखिए हम लोग एक लूप में चलते हैं, देखिए चलिए यहां से हम लोग शुरू करें। ठीक है, इस पॉइंट देखिए, इस पॉइंट से हम लोग शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़े। यहाँ पे क्या मिला हमें, I इंटू R1। देखिए I इंटू R1 क्यों लिख रहे हैं, देखिए क्योंकि करंट जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट का भी डायरेक्शन वही है, इधर से हम जा रहे हैं तो करंट डायरेक्शन वही, इसलिए हम IR1 लिख रहे हैं। अगर मैं इधर से आता तो मुझे माइनस IR1 लिखना पड़ता, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैं यहाँ पे माइनस IR1 लिखता, पर जो करंट का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम है तो मैं प्लस IR1 होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए अब इधर चलते हैं, इधर में आया तो क्या होगा आपका प्लस I2 R2, इधर में देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, कुछ नहीं मिल रहा अभी तक। फिर यहाँ पे आया तो क्या मिला मुझे, माइनस V बराबर 0। या देखिए ये एक लूप है, दो लूप है इसमें। देखिए एक ये लूप हो गया आपका और एक ऊपर वाला हो गया, R1 के थ्रू जाइएगा तो दो तरह का आपको लूप मिलेगा, क्लोज लूप है आपका। तो किसी भी क्लोज लूप में हम ये लिख सकते हैं, क्लोज लूप में हम ये फॉर्मूला कहीं पर भी लिख सकते हैं, आप ये देख रहे होंगे। देखिए इसी को हम क्या लिख देंगे, अब देखिए I1 I इंटू R1, देखिए I इंटू R1 हम पिछले में ही निकाल चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस R1 हमने क्या निकाला था, I इंटू R1 ही निकाला था। इस चीज का वैल्यू हमें मालूम है कितना है। अब देखिए और V भी हमें मालूम है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा V कितना, तो अब देखिए R2 भी हमें मालूम है, तो एक सिंपल आपका I2 बच गया, I2 आपका निकल जाएगा, करंट थ्रू R2 निकल जाएगा आपको। ठीक है, V मालूम है, IR1 आपको मालूम है, R2 मालूम है, तो I2 आपको एक वेरिएबल आपका सिंपली वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के नहीं दिया है, बस कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप खुद ही सॉल्व करिए, क्योंकि मेरे सॉल्व कर देने से तो आपको तो सॉल्व करना नहीं आ जाएगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप खुद ट्राई करिएगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगला टॉपिक हमारा फॉर डोमेस्टिक वायरिंग के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंपैरिजन की कौन ज्यादा प्रेफरेबल होता है, किसका ज्यादा एडवांटेज है। तो देखिए सीरीज में क्या है हमारा, वन स्टॉप वर्किंग अदर ऑल्सो, इसमें क्या अदर वर्क्स नॉर्मली, इसका मतलब ये है कि अगर कनेक्शन में आपका सीरीज कनेक्शन में कोई एक अप्लायंस आपका वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी सारा का सारा भी आपका वर्क करना बंद कर देगा। एक खराब हुआ तो समझिए कोई भी अब काम नहीं करेगा, पर इसमें ऐसा नहीं है, एक अगर खराब भी हो गया तो बाकी काम करते रहेगा। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे ये लिख लीजिए, अगर यही पे ये खराब हो गया हमारा, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो अप्लायंस है वो खराब हो गया तो क्या होगा, सीरीज आपका ब्रेक हो जाएगा, सीरीज ओपन सर्किट ये हो जाएगा। और करंट तो तभी फ्लो करता है जब सर्किट हमारा क्लोज होता है, पर जहां भी ये खराब हो गया, ब्रेक हो गया, जब इसके थ्रू करंट नहीं पास कर रहा है तो सर्किट आपका ओपन हो गया, तो अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि ओपन सर्किट है ये, तो कोई भी अप्लायंस आपका वर्क नहीं करेगा। और इसमें देखिए आपको अगर ये आपका खराब हो गया, अगर ये वाला पोर्शन आपका खराब हो गया, तो देखिए यहाँ पे जो करंट आ रहा है क्या होता है, तीन भाग में यहाँ पे बढ़ जा रहा है। देखिए फिर भी इसके थ्रू करंट जा रहा है, फिर भी इसके थ्रू करंट जा रहा है, तो ये दोनों आपको वर्क करता रहेगा, ये खराब हो गया तो ये नहीं करेगा। और देखिए यहाँ पे ये दोनों सर्किट तो कंप्लीट है आपका, आप देख सकते हैं, देखिए अब देखो ये लोअर सर्किट वाला नीचे वाला का, देखिए ये पूरा कंप्लीट एक लूप है, कंप्लीट सर्किट है, तो ये आपका फ्लो करता रहेगा, क्लोज सर्किट है। और ये देखिए इसी तरह से आपका ये भी कंप्लीट है यहाँ पे, तो आपका ये दोनों में करंट आपका फ्लो करते रहेगा, इसमें नहीं जो खराब होगा इसमें नहीं जाएगा, बाकी दोनों आपका वर्क करते रहेगा। अगला है वन स्विच सो कांट टर्न ऑन या ऑफ इंडिपेंडेंटली, कैन बी कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही स्विच रहता है तो एक स्विच का इसमें रोल है, आप इसमें चाहें तो अगर चाहें कि एक अप्लायंस को हम जला लें और बाकी उसको बंद रख लेते हैं, ये आपसे नहीं हो पाएगा। इसमें आप अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पंखा है, बिजली है और एसी है, तो आप चाहें कि पंखा चले, एसी और बिजली एसी और बल्ब ना चले, तो ये दोनों आपका नहीं चलेगा, सिर्फ पंखा चलते रहेगा, पर इसमें आपका नहीं हो सकता है। और आप एक को भी बंद करिएगा तो बाकी बंद हो जाएगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए हमने कहीं पे बीच में एक स्विच अटैच कर दिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे स्विच है, देखिए अगर हम इसको बंद करना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, जैसे जो क्लोज, ये पहले स्विच क्लोज था, ऑन था स्विच तो करंट फ्लो कर रहा था, अब हमने इसको ओपन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, पूरा सर्किट ही ब्रेक हो गया। जैसे मैंने पहले समझाया, सर्किट ही ओपन हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो आप चाहें तो अलग अलग कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी अप्लायंस को, आप इसको अलग जला लिए, इसको अलग। इसमें क्या है, यहाँ पे यहीं पर अगर रहता, यहाँ पे देखिए यहाँ पर स्विच है आपका, ये आपका क्लोज है, तो देखिए ये काम कर रहा है आपका। अगर पर आपने तो इसे ऑफ भी कर दिया तो इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन दोनों से फिर भी करंट जा रहा है।
तो आप चाहें तो 3 स्विच आप यहाँ पे ले लीजिए, जब चाहे कभी इसको ऑन करिए कभी इसको ऑफ करिए, जैसे आप चाहें उसको आप अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये पैरेलल कनेक्शन है तो। ठीक है, अगला है आपका ऑल अप्लायंस नॉट गेट 220 वोल्टेज एज पावर सप्लाई है। इसमें क्या है, एवरी अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है सीरीज कनेक्शन में जो पावर सप्लाई लाइन से हमारा जो वोल्टेज आता है ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट आता है, वो हर एक अप्लायंस को अलग अलग वोल्टेज मिलता है। 220 वोल्ट सेम वोल्टेज हर एक को नहीं मिलता है, पर पैरेलल कनेक्शन में क्या है आपका सभी अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलता है। देखिए कैसे, देखिए आई करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से सबका R1 R2 देखिए अलग अलग R1 R2 R3। ठीक है, देखिए V है यहाँ पे, देखिए यहाँ तक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, देखिए यहाँ तक तो V ड्रॉप आपका आगे चला गया, पर यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया आपका, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, तब आपको आगे वैल्यू पोटेंशियल का वोल्टेज का वैल्यू चेंज हो जाएगा आपको। देखिए फिर आगे बढ़ी जब यहाँ फिर से रेजिस्टेंस है, यहाँ फिर से ड्रॉप आ गया है, तो फिर से आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पर आप देखिए क्या है, देखिए इसके क्रॉस क्या है कनेक्शन, इस दो पॉइंट के क्रॉस कनेक्टेड है, देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, तो ये देखिए इधर भी कोई नहीं है, इसके क्रॉस V है तो आपका इसके क्रॉस भी V ही होगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, पावर सप्लाई के और आपका एप्लायंस के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए पहला जो रेजिस्टेंस आपका था उसके बीच में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, पर अगला जो आपका एप्लायंस है उसके पहले रेजिस्टेंस आ गया, पावर सप्लाई लाइन और आपके जो एप्लायंस है उसके बीच में दूसरा रेजिस्टेंस आ चुका है, आपका दूसरा एप्लायंस आ चुका है, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से चेंज हो जाएगा। पर यहाँ पर देखिए जो आपका पावर सप्लाई लाइन था और एप्लायंस के बीच में और दूसरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे वो कनेक्टेड है, कहीं नहीं है यहाँ पे, ना यहाँ पे है, बस वो एक एप्लायंस ही है। देखिए तो इसके क्रॉस भी आपका वोल्टेज है, तो इसके क्रॉस भी V होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए इसके क्रॉस V मिला, सेम चीज यहाँ पर भी, यहाँ भी V मिलेगा आपको, यहाँ भी V मिलेगा आपको, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक के क्रॉस, यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे IR1 होगा, IR2 होगा, IR3 होगा, आप समझ नहीं सकते। देखिए IR1 IR2 IR3 अलग अलग वैल्यू होगा सबका, देख लीजिए I2 सेम है पर R1 R2 अलग अलग है, तो आपका क्या करते हैं सारे का वैल्यू IR1 IR2 जो वोल्टेज है आपका वो अलग अलग आएगा। पर इसमें क्या है, इसमें आपका वोल्टेज का, इसमें क्या वोल्टेज का ड्रॉप का वैल्यू आएगा आपका, देखिए मान लीजिए इधर से अगर I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ मान लीजिए R3 रेजिस्टेंस है और I3 करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपको पोटेंशियल ड्रॉप I1 into R1, यहाँ पे क्या होगा I1 into I3 into R3, तो आप दोनों का वैल्यू निकालिएगा, तो आप क्या देखिएगा कि I1 R1 और I3 R3 आपका सेम है। पर यहाँ तो साफ ही आपको पता चल रहा है कि I सेम है और अलग अलग नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें, एक में R1 एक में R2 एक में R3 है, तो आपको अलग अलग ड्रॉप आपको मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, और इसके क्रॉस क्या है आपका, वैल्यू निकालिएगा तो देखिएगा कि सेम है, सेम आपको मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप हर एक के क्रॉस। और ऐसे लॉजिकली आप समझ रहे हैं कि कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है आपका, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है सभी के क्रॉस आपका सेम होगा। अगला है आपका रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस सो करंट सप्लाई इज लो। जानते ये पहले भी हमने बताया कि R इक्विवेलेंट जो सीरीज में होता है वो हाई, सारे का एडिशन होता है तो वो हाई बढ़ जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बढ़ गया, आपका जो करंट सप्लाई है वो आपका लो हो जाएगा, यानी आपको एप्लायंस को प्रॉपर करंट नहीं मिलेगा। पर इसमें क्या है, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो सबसे छोटा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस। इसमें क्या करें, करंट सप्लाई हाई रहेगा तो आपके एप्लायंस को प्रॉपर रेजिस्टेंस प्रॉपर करंट सप्लाई आपको मिलते रहेगा। एक और चीज, जैसे मैं कई जगह पे एब्रिविएशन यूज कर ले रहा हूँ शॉर्ट में, यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट को ऐसे लिख दिया है मैंने, रेजिस्टेंस को ऐसे लिख दिया है, डिग्रीज को ऐसे लिख दिया है, तो अपने कॉपी में आंसर शीट में ये ना यूज करें, आपका मार्क्स रिजल्ट हो सकता है। मैं अपने ईज के लिए ऐसे लिख देता हूँ, पर आप फुल फॉर्म में लिखा करें। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस था दोनों जगह में, डोमेस्टिक वायरिंग के लिए सीरीज और पैरेलल में। पर कहीं कहीं क्या होता है, सीरीज कनेक्शन ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। जैसे यहाँ तुमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस हाई हो जाता है सीरीज कनेक्शन का, तो देखिए अगर कोई ऐसा अप्लायंस है जो इजीली डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि हाई रेजिस्टेंस वाला ही कनेक्शन रहे। रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो करंट सप्लाई कम होगा, तो अप्लायंस आपका सेफ रहेगा। उस केस में आपका सीरीज कनेक्शन वैल्यूएबल है। और दूसरा, जब जैसे फंक्शन वगैरह में या पार्टी में शादी होता है तो हम लोग देखते हैं कि बल्ब सजाने के लिए डेकोरेटिव बल्ब बहुत सारा टंगा रहता है, एक सीरीज कनेक्शन में अच्छा जिसे कहते हैं वो टंगा रहता है। वहां पे हमें क्या चाहिए होता है कि हम एक लाइट ऑन करें और सारा बल्ब एक साथ जले। अब उतना 100 सैकड़ों में हजारों में बल्ब रहता है, सब तुम अलग अलग ऑन तो करेंगे नहीं, तो एक स्विच चाहिए हमें कि ऑन करें तो सारा ऑन हो जाए, ऑफ करें तो सारा ऑफ हो जाए। तो उसके लिए हमारा ये सीरीज कनेक्शन सही है आपका। जैसे यहाँ पे ना वन स्विच सो कांट टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली, तो अलग अलग इसमें सारे का एक ही कंट्रोल होता है, तो वहां पे आपके सीरीज कनेक्शन बेनिफिशियल है। पर वहीं पर इसका डिमेरिट भी कि अगर कोई बीच में से एक बल्ब भी आपका खराब, बल्ब कुछ खराब हो गया आपका, तो आगे का कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा वहीं पे।
ये आपका सीरीज कनेक्शन का डिफरेंस था, इसका कब क्या एडवांटेज है ये आपने देखा। और हाँ, राइटिंग थोड़ा उतना अच्छा नहीं है मेरा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग, लिखते लिखते अभी आदत नहीं है तो इम्प्रूव हो जाएगा, आपके साथ हम भी इम्प्रूव करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा पावर। तो पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम, एक यूनिट सेकंड में कितना वर्क डन हो रहा है या कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है एक यूनिट सेकंड में, यानी एक सेकंड में, उसे हम लोग पावर कहते हैं। ऐसा यूनिट हमारा वॉट है इसका। ठीक है, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले वीडियो में जो भी ऐसा यूनिट लिखा है उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब ऐसा यूनिट का जो है, जब हम पूरा नाम लिखते हैं ऐसा यूनिट, जैसे वॉट हुआ तो वॉट जब हम पूरा लिखते हैं उसे, जब भी मैंने लिखा उसे मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आप ये देखे होंगे कि वॉट देखिए स्मॉल में लिखा है, पर अगर हम उसका सिंबल केवल लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसा, जैसे एम्पियर है तो एम्पियर हम लिखेंगे तो एम्पियर स्मॉल में लिखेंगे, पर आप अगर केवल सिंबल ए लिखना चाह रहे हैं तो ये आप कैपिटल में लिखेंगे। ये नोटेशन है, इस तरह से लिखा जाता है, ये तरीका है इस तरह से ऐसा यूनिट को लिखने का। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब देखिए जी, हम पहले पढ़े कि पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो V बराबर W बाई Q होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर लिया तो V इंटू Q हो जाएगा। तो अगर इसी वर्क में इस W के जगह हम V इंटू Q पुट कर दे तो क्या आ जाएगा? V इंटू Q बाई T पावर। और Q बाई T क्या होता है? I होता है, हम जानते हैं। Q बाई T क्या है आपका? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो वो क्या होता है? करंट होता है, I होता है। तो पावर बराबर हमारा क्या आ गया? V इंटू I आ गया। ये एक फॉर्म में फॉर्मूला है पावर का, V इंटू I। और इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, V के जगह पर I इंटू R आप पुट करिएगा तो क्या आपका आ जाएगा? I स्क्वायर R आ जाएगा, V की जगह I इंटू R पुट करने पे। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे I का वैल्यू क्या होता है? V बाई R होता है। ओम्स लॉ से हम देखे थे, तो I की जगह V बाई R आप रखिएगा तो क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो ये सारे पावर का फॉर्मूला है आपका। तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग क्वेश्चन में जो होता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर किसी भी जैसे एप्लायंस आप लिए तो आप देखते होंगे इसमें लिखा रहता होगा 10 वॉट 20 वॉट, तो उसका मतलब क्या होता है? तो अगर 10 वॉट लिखा हुआ किसी अप्लायंस में तो उसका ये मतलब है कि जब आप उसे ऑन करिएगा, जब वर्किंग कंडीशन में आएगा तो वो 10 जूल एनर्जी एक सेकंड में वो कंज्यूम करेगा। एक सेकंड में वो 10 जूल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, यानी उतना वर्क डन करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक करंट को उतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा 10 जूल पर सेकंड, इतना वो कंज्यूम करेगा। अब देखिए, क्वेश्चन एग्जांपल है आपका 220 वोल्ट और 100 वॉट बल्ब है आपका। ठीक है, देखिए ये जो लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वॉट, इसे हम पावर वोल्टेज रेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज है और ये पावर है, तो पावर वोल्टेज रेटिंग कहते हैं। किसी भी एप्लायंस में, फैन में या बल्ब में इस तरह से लिखा रहता है। तो इस रेटिंग का बल्ब है हमारा। ठीक है, और इसे ऑपरेट किया जाता है 110 वोल्ट पे। 110 वोल्ट पे बल्ब को फंक्शन कराया जाता है, 110 वोल्ट दिया जाता है। तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा ये हमें बताना। देखिए, ये दिया हुआ कि इस रेटिंग का बल्ब है। ठीक है, इस रेटिंग का बल्ब क्या मतलब है कि 220 वोल्ट का अगर आप सप्लाई कर रहे हैं पावर, 220 वोल्ट का, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो वो 100 वाट के रेट से वो आपका 100 जूल पर सेकंड के रेट से वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। पर आप यहाँ 220 वोल्ट तो दे नहीं रहे, आप दे कितना रहे? 110 वोल्ट दे रहे हैं। तो अब बताइए पावर कितना कंज्यूम होगा, ये कैसे हम लोग निकालेंगे? अब देखिए, पहले देखिए बल्ब है, बल्ब तो सेम है, तो बल्ब का जो पहले रेजिस्टेंस था अभी भी वही रेजिस्टेंस रहेगा। तो देखिए रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं हम लोग। तो देखिए पावर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके, क्या होता है रेजिस्टेंस के फॉर्म में, आप देख लीजिए। देखिए वोल्टेज हमारा यहाँ रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? वोल्टेज दिया हुआ, तो वोल्टेज वाला यूज करेंगे हम लोग। देखिए वोल्टेज वाला ये V स्क्वायर बाई R है पावर, तो V स्क्वायर बाई R लिख देंगे। ठीक है, R हमें निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका? R बराबर क्या हो जाएगा? देखिए V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। अब देखिए V का वैल्यू क्या है आपका? 220 वोल्ट है आपका, 220 वोल्ट आप यहाँ पे पुट कर दें, और P का वैल्यू क्या है? 100 पुट करते हैं, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। मान लीजिए, मान लेते हैं x आया वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करिएगा। V का वैल्यू आप ये पुट करिए 220 और P का वैल्यू 100 पुट करिएगा, तो आपको ये R के रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल गया, तो हमें क्या निकालना? पावर कंज्यूम व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, यानी आप जब 110 वोल्ट का उसे पोटेंशियल डिफरेंस आप दे रहे हैं उस बल्ब को, तब वो कितना क्या पावर कंज्यूम करेगा वो। ठीक है, अब देखिए, तो वोल्टेज फिर से हमें मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, और निकालना क्या? पावर निकालना, तो फिर से वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला P बराबर V स्क्वायर बाय R। अब देखिए V हमें मालूम है 110 है, आप पुट कर दीजिएगा, V 110 है हमारा, और R हमें निकल गया यहाँ से x, आप ये पुट कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर बाय x आप करिएगा, तो आपको पावर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज देखिए, कई जगह पर हम ये देखते हैं कि क्या रहता है लिखा हुआ, जैसे देखिए आप कई जगह पर पढ़ते होंगे, जैसे आप वॉट पढ़े यहाँ पर, वैसे एम्पियर पढ़े थे या वोल्ट पढ़े थे,
तो लिखा रहता है कई जगह पे डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट को, 1 एम्पियर को, ठीक है, या 1 वॉट को, ठीक है। इसका डिफिनेशन याद करने का जरूरत नहीं है आपको कहीं से भी, ठीक है। ये सिंपल, इसीलिए मैंने इसे अभी बता रहा हूँ। कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कई सारा देख लीजिए वोल्ट, एम्पियर और वॉट। तो आप देखिए डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये क्या चीज है आप जानते हैं, तो उसको खुद आप 1 वोल्ट या 1 एम्पियर का किसी भी 1 यूनिट का आप एग्जांपल निकाल सकते हैं, डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे देखिए एम्पियर क्या होता है हमारे, मतलब करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट क्या होता है आपका, चार्ज फ्लोइंग, आई क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है आपका, ठीक है। अब देखिए 1 एम्पियर क्या, 1 लाना है हमको, 1 एम्पियर का करंट चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, इसको हम Q को भी 1 कर दिए, T को भी 1 कर दिए, तो ये आपका 1 एम्पियर करंट आपको मिल जाएगा। तो सिंपल है, आपको याद करने की क्या जरूरत है, सिंपल आप ये समझ लीजिए, आप जान रहे हैं इसका फॉर्मूला Q/T होता है, 1 लाने के आप Q1 करेगा, T1 करेगा, तो सिंपल है, इसका डिफिनेशन आपका क्या हो गया कि व्हेन 1 यूनिट चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, मींस 1 कूलम्ब चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, ठीक है। जब 1, तो सिंपल से डिफिनेशन आप क्या, जब पूछा जाए तो क्या लिखते हैं कि व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड देन द करंट राइज इज 1 एम्पियर, ये हो गया। उसी तरह से देखिए अगर वॉट यहां पर वर्क डन बाय टी था, देखिए यहां पे देखिए पावर W/T है, तो कैसे होगा, जब वर्क कितना होगा 1 जूल होगा और टाइम कितना होगा 1 सेकंड में। जब 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा या 1 जूल का वर्क डन होगा, तब आपको कितना मिलेगा, 1 वॉट का आपको पावर मिलेगा। तो सिंपल इसे डिफिनेशन आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। 1 वॉट का क्या लिख दीजिएगा कि पावर डेवलप बाय कंजप्शन ऑफ 1 जूल एनर्जी या वर्क डन ऑफ 1 जूल इन 1 सेकंड। सिंपल है, आप जान रहे हैं W/T होता है, तो ये 1 वोल्ट 1 वॉट आएगा वो कैसे, जब ये 1 होगा ये 1 होगा, तो आप ये करके आप कर सकते हैं इसको। ये सिंपल है, 1 जब जूल होता है 1 सेकंड में, ये डिफिनेशन देते हैं हम लोग 1 वॉट का। इस तरह से किसी भी 1 यूनिट है, यूनिट वोल्ट वैल्यू है, तो उसका आप इस तरह से डिफिनेशन आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कॉमर्शियल पर्पस यानी पब्लिक पर्पस या प्रॉफिट पर्पस या बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब एज ए पब्लिक डोमेन में यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर एज हम लोग यूज करते हैं, वॉट आवर नहीं यूज करते हैं। क्यों, जैसे मान लीजिए घर में हम लोग काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तरह तरह के अप्लायंस यूज करते हैं, तो वॉट में मेजर करने में उन्हें डिफिकल्टी है, एक बड़ा वैल्यू आएगा, काफी वेग वैल्यू आएगा वो। जैसे मान लीजिए 10,000 किलोवाट क्या होता है, किलो का मतलब 10⁻³ होता है, मतलब 1000, यानी किलोवाट मतलब आपका क्या हो गया 1000 वॉट। देखिए ऐसे अगर आप हमने जैसे मान लीजिए सारे अप्लायंस हमने यूज करके 2000 वॉट एनर्जी कंज्यूम किया, तो वो पावर कंज्यूम किया, तो क्या लिखेंगे हम लोग 2000 वॉट लिखेंगे, काफी वेग नंबर हो जा रहा है। और इसी तरह सारे घर में ऐसा ही रीडिंग आएगा, सो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, किलोवाट में यूज करके, मतलब 10⁻³ के टर्म में हमने यूज करना चालू कर दिया एनर्जी कंजप्शन को। तब हम क्या लिख देंगे इसे, जब 10⁻³ में मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 किलोवाट ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 किलोवाट हो जाएगा। ये कॉमर्शियल यूनिट है हमारा, ठीक है। अब देखिए 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, ठीक है। 1 किलोवाट पावर रेटिंग का एप्लायंस अगर 1 घंटे यूज करते हैं, तो उससे जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो हमारा होता है 1 किलोवाट आवर होता है। और ध्यान दीजिएगा किलोवाट जो होता है वो पावर का यूनिट होता है, पर किलोवाट आवर जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। अब जैसे देखिए पावर का फॉर्मूला में पढ़े तो P बराबर E/T, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट है, E बराबर P × T हो गया। देखिए यहाँ पे पावर इनटू टाइम है, किलोवाट आप जान रहे हैं, वाट आपका पावर का यूनिट है, किलो तक बस सफिक्स है, 10⁻³ जो है प्रीफिक्स है, तो 10⁻³ आता है, तो इस किलोवाट आवर आप किलोवाट आपका क्या है, ये पावर है, और H आपका क्या है, मल्टीप्लाइड इसमें क्या है टाइम का यूनिट है, H टाइम का यूनिट है, देख सकते हैं इस तरह से भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपका यूनिट है, ठीक है। अगला है रिलेशन बिटवीन किलोवाट एंड जूल, ठीक है। किलोवाट भी एनर्जी का यूनिट है, जूल भी एनर्जी का यूनिट है, तो दोनों में रिलेशन क्या है, देखिए किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ वॉट भी लिख सकते हैं, तो किलो का मतलब ही होता है 10⁻³ होता है, लिख सकते हैं। तो देखिए 10⁻³ वॉट आवर, तो देखिए वॉट को क्या लिख सकते हैं, वॉट हम जान रहे हैं क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड, यानी जूल पर सेकंड होता है वॉट का यूनिट, जूल पर सेकंड। अब आवर है, आवर को हम सेकंड में बदल देंगे, तो सेकंड में 60 मिनट, फिर इनटू करेंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा, तो 60 × 60 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, ये आपका रिलेशन आपको आ जाएगा। अब देखिए कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो एग्जांपल देख लेते हैं कि घर का बिजली बिल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कि मान लीजिए 200 वाट का एक फैन या कोई भी एक एप्लायंस आप यूज करें, बल्ब या फैन आप 200 वाट यूज करें, 10 आवर डेली आप चलाते हैं,
और आपका यूनिट का क्या रेट है, 5 रुपए पर यूनिट है। और जो हम लोग कहते हैं कि 5 रुपए पर यूनिट है, तो यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर ही बोलते हैं। किलो वाट आवर को शॉर्ट में मतलब एक दूसरे टर्म में यूनिट बोलते हैं। तो 5 रुपए पर यूनिट, इसका मतलब क्या है कि हर एक किलो वाट आवर आप एनर्जी कंज्यूम करिएगा तो उसके लिए आपको 5 रुपए देना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया आपका 1 किलो वाट आवर आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मंथली बिल हमारा कितना आएगा, ये देख लीजिए 200 वाट का है, तो अब हमको बिल निकालना है। अब देखिए टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा हमारा, टोटल एनर्जी निकालना तो E बराबर क्या होता है, P इंटू टी। देख रहे हैं पावर कितना है आपका 200 है, ठीक है। टाइम कितना है आपका 10 आवर के लिए यूज कर रहे हैं, डेली हम लोग 10 आवर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। 10 आवर आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए मंथली बिल चाहिए तो हम लोग क्या करें, 30 दिन यूज किए, प्रत्येक दिन 10 घंटा और ऐसे 30 दिन यूज किए, इंटू 30 डेज आपका हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिकल यूनिट हमको 5 रुपए पर यूनिट दिया हुआ, तो ये 5 रुपए 1 किलो वाट आवर का दिया हुआ, तो हम इसे आवर में ही हमारा, और यहाँ पे क्या है वाट है आपके 200 वाट है, इसे हम किलो वाट में बदलेंगे तो किलो वाट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 200 वाट को किलो वाट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -3 वाट, -3 किलो वाट। जैसे आप देख लीजिए 1 किलो वाट में अगर 10 टू द पावर 3 वाट है तो 1 वाट में आपका कितना हो जाएगा, आपका 1/10 टू द पावर -3 किलो वाट आपका हो जाएगा। अब देख लीजिए सॉरी 1/10 टू द पावर 3 ये आपका हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 वाट आपका हो जाएगा। तो यही चीज है आपका, यहाँ पर हम लोग 1 वाट बराबर ये, तो हमने वाट की जगह वाट को किलो वाट में बदल दिया, फिर इंटू 10 आवर ये हो गया किलो वाट आवर यूनिट आ गया आपका, और इंटू 30 डेज। तो ये आपका पावर इलेक्ट्रिकल टोटल एक महीने में उस फैन या बल्ब ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया ये आपको निकल गया। मान लीजिए x एनर्जी, x किलो वाट आवर इसने एनर्जी कंज्यूम किया, तो अब चाहे कितना बिल आएगा हमारा, तो 1 किलो वाट आवर का रेट है 5 रुपए, यूनिट का मतलब बता चुका मैं। तो 1 किलो वाट आवर का रेट आपका क्या है 5 रुपए, तो x किलो वाट का रेट आपका क्या हो जाएगा x इंटू 5, ठीक है। तो इस तरह से आप x इंटू 5 लिए आपका बिल हो जाएगा, इतना रुपीज आपको बिल आएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं अपना मंथली बिल। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे इफेक्ट देखे जाते हैं, जैसे एक हीटिंग इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, और फिर आपका केमिकल इफेक्ट भी होता है, जो केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस आते हैं। तो आइए देखते हैं हीटिंग इफेक्ट को। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो मेनली आपका रेजिस्टेंस की वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से किसी भी सब्सटेंस में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए होता क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको अपोज करता है फ्लो करने से। तो उसी अपोज को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को वर्क डन करना पड़ता है। जैसे हम खड़े हैं, कोई मुझे ढकेलना चाह रहा है, हम रास्ते से हट नहीं रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, उसे फोर्स लगेगा, उसे मैं डिस्प्लेस होऊंगा, वर्क डन उसे करना पड़ेगा वो आगे बढ़ने के लिए। तो सेम चीज वहीं पर है, तो रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को वर्क डन करना पड़ता है, जो कि और वही वर्क डन क्या होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट होता है, निकलता है। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि सारा आपका जो इलेक्ट्रिक करंट जो वर्क डन कर रहा है वो आपका हीट के फॉर्म में ही निकल जाए, कई और फॉर्म में भी निकलता है। जैसे आपका फैन में हो गया, फैन में क्या होता है, मैक्सिमम आपका जो इलेक्ट्रिकल करंट जो वर्क डन करता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है, जो पंखा घूमता है और आपको हवा देता है। कुछ ही फॉर्म गर्म भी हो जाता है पंखा, आप देखते हैं कुछ देर बाद, तो उसका कुछ ही फॉर्म आपका जो होता है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता निकलता है फैन में, और मैक्सिमम पार्ट आपका क्या होता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है। पर और वहीं पर जैसे गीजर हो गया आपका या आयरन हो गया, ये सब में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट का जो एनर्जी है वो वर्क डन जो करता है वो आपकी हीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैक्सिमम वहां पे वर्क डन आपका हीट की एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो देखिए क्या है, हाँ तो कैसे बताया कि वर्क डन जो इलेक्ट्रिक करंट करता है वो हीट के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ऐसा मतलब हीट है यहाँ पे। तो हम पढ़े वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी होता है, हम पढ़े से V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, पढ़े थे तो V बराबर W/Q था, तो W बराबर Q इंटू V हो गया। तो अब यही वर्क डन क्या होता है आपका हीट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो देखिए V को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू D भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया I स्क्वायर RT हो गया आपका, ठीक है। या फिर I को V/R लिखेंगे तो V स्क्वायर बाय RT हो गया आपका, ठीक है। ये आपका हीट डिसिपेटेड, आपको कितना किसी भी सब्सटेंस से अगर करंट फ्लो कर रहा है उसमें रेजिस्टेंस है तो कितना हीट डिसिपेट हुआ वो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, I स्क्वायर RT से या V स्क्वायर बाय RT से निकाल सकते हैं। और इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है आपका, कि देखिए हीट डिसिपेटेड, देखिए ये फॉर्मूला को देखिए, हीट डिसिपेटेड जो आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। अगर रेजिस्टेंस और टाइम आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा आपका टाइम कांस्टेंट आपका, तो हीट क्या होगा आपका
आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर करंट आप 2 गुना करिएगा तो हीट डिसिपेशन 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 16 गुना, तो स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अगर आप इसको करंट को 4 टाइम्स करिएगा तो इसका स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा, तो हीट आपका डिसिपेशन कितना 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। और क्या अगर आपका करंट और टाइम कांस्टेंट है तो आपको क्या हो जाएगा हीट डिसिपेशन जो है आपका रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट आपका ज्यादा रिलीज होगा। और हीट क्या होता है टाइम के लिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। जितने देर के लिए आप करंट फ्लो करेगा जाहिर सी बात उतने देर तक वो हीट रिलीज होगा, उतने देर तक वो रेजिस्ट करेगा सब्सटेंस उसको, तो उतने देर तक वो हीट रिलीज होगा। जितना देर तक करंट फ्लो करेगा उतना और ज्यादा हीट रिलीज होगा। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये आपका दूसरा लॉ ऑफ हीटिंग हो गया। इसी पर एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट हीट डिसिपेटेड when 96,000 coulomb transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt। ठीक है, 96,000 coulomb 1 hour में ट्रांसफर हो रहा है किसी भी सब्सटेंस से, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट है। तो हमें निकालना है कि हीट कितना डिसिपेट होगा। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, H बराबर I स्क्वायर RT है। I तो निकाल लेंगे सिंपल, Q आपका दिया हुआ है, T आपका दिया हुआ है, टोटल Q टोटल टाइम दिया हुआ, तो आपका I निकल जाएगा Q बाई T से। देखिए ये Q है, ये T, I निकल गया आपका। I निकल गया तो देखिए क्या क्या इसमें वेरिएबल है, I नहीं मालूम है, R नहीं मालूम है, T मालूम है, I निकल गया, R निकालना है। R कैसे निकलेगा, R बराबर जान रहे हैं ओम्स लॉ से V बाई I होता है। V दिया हुआ है, I निकल गया आपका यहाँ से आप R भी निकाल लीजिएगा। जब R निकल गया I निकल गया तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए I और R को, और T दिया हुआ है तो आपका हीट डिसिपेटेड आपका निकल जाएगा कितना निकला। और देखिए एक और बात यहाँ पे आता है, कई लोग ये कह सकते हैं कि देखिए ये Q दिया हुआ है और ये V दिया हुआ है, आपके मन में डाउट आ सकता है, तो डायरेक्ट हम हीट डिसिपेशन को Q इंटू V क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वर्क डन जो है, कैसे हमने क्या कहा कि वर्क डन जो होता है वही जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो वर्क डन होता है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर ये आपका फॉर्मूला यहाँ से लेके आया, तो अब डायरेक्ट वर्क डन हमारा Q इंटू V होता है। ठीक है, तो Q इंटू V को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं। और अगर आप Q इंटू V करिएगा तो आपको कुछ और वैल्यू आएगा। आप निकाल के देखिएगा, अगर आप Q इंटू V करते हैं तो आपका हीट डिसिपेशन कुछ और आएगा, और I स्क्वायर RT करिएगा तब आपका एक्यूरेट वैल्यू आएगा। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है जो Q इंटू V है आपका, ये टोटल वर्क डन है आपका इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। टोटल वर्क डन है इलेक्ट्रिक करंट, जितना टोटल वर्क डन है वो है आपका Q इंटू V। और वो टोटल जो वर्क डन इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है वो आपका कई फॉर्म में चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ आपका इलेक्ट्रिकल, कुछ आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, कुछ आपका हीट एनर्जी में चेंज होता है, कुछ आपका लाइट एनर्जी में भी चेंज हो सकता है। तो कई तरह के फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट जो वर्क डन करता है वो चेंज होता है। उसी में से एक पार्ट है आपका हीट एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में ये होता है कि ज्यादातर आपका इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वर्क डन क्या होता है वो आपका हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसीलिए Q इंटू V है, ये टोटल आपका वर्क डन है। तो आप अगर Q इंटू V करेंगे तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट आपको मिलेगा, हीट डिसिपेटेड नहीं मिलेगा। हीट डिसिपेटेड क्या है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें R होगी। हीट डिसिपेशन का रीजन क्या है, रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। रेजिस्टेंस की वजह से हीट आपका डिसिपेट होता है, तो आपको रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा हीट निकालने के लिए। Q इंटू V आपका टोटल है। ठीक है, तो यहीं पर देखिए हीट बराबर जो Q इंटू V लिखते हैं, देखिए यहाँ पे वर्क डन बराबर Q इंटू V है, और Q इंटू V को ही हम क्या करते हैं I इंटू T इंटू V लिखे, और इसको जब I स्क्वायर T लिखते हैं तब ये जाके हीट का फॉर्मूला आपका बनता है। जे यहाँ पे हीट का फॉर्मूला ये नहीं है, ये आपका टोटल वर्क डन है। जब हम V में I इंटू R डालते हैं, जब रेजिस्टेंस का उपयोग आता है, जब रेजिस्टेंस टर्म आता है, बताया मैंने कि हीट डेवलपिंग का मेन रीजन क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जब आपका वर्क डन के फॉर्मूला में रेजिस्टेंस आता है तब जाके वो आपका हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला बनता है। अभी तक ये टोटल वर्क डन का फॉर्मूला है। जब इसमें R आपने इसमें लेकर के आया, V को आया लेकर के, तब जाके ये हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला बना। तब आप इसको I स्क्वायर RT लिखिएगा तो ये काफी कंफ्यूजन होता है कि हम Q इंटू V नहीं क्यों कर लें, क्योंकि वर्क डन हुआ है वो आप समझ के, वो टोटल वर्क इलेक्ट्रिक करंट से, और वो टोटल वर्क डन कई फॉर्म में बढ़ जा रहा है। कुछ आपका हीट एनर्जी भी हो सकता है, कुछ लाइट भी हो सकता है। तो आप हीट डिसिपेशन आप कभी भी निकालना है आपको, तो आप ये फॉर्मूला आप यूज करें। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो उसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन आपका हो गया वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। जैसे बताया पिछले वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया या गीजर हो गया, उसमें क्या होता है हीटिंग एलिमेंट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस, ऐसा मटेरियल यूज करके इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, उससे वो हीट होता है और हमारा काम होता है। तो एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है। दूसरा एप्लीकेशन है हमारा इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में लाइट प्रोड्यूस करने में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो कैसे, जो बल्ब में हमारा फिलामेंट होता है, फिलामेंट का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, और उससे जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट को अपोज करता है,
और वो काफ़ी अपोज करता है, तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से काफ़ी वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वो हमारा ग्लो करने लगता है या लाइट इमिट करता है। इस तरह से ये बल्ब का वर्किंग है। जो फिलामेंट जो यूज करते हैं, फिलामेंट हम टंगस्टन का बनाते हैं, टंगस्टन मटेरियल का हम फिलामेंट यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पहला तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टेम्परेचर काफ़ी हाई है वहाँ पे लाइट इमिट करने के लिए, ग्लो करने के लिए। तो जब टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि जो मटेरियल आपने यूज किया वो मेल्ट कर जाए या गल जाए। तो इसीलिए हम ऐसा यूज करते हैं जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, तो इजीली ना गले आपका। दूसरा क्या है? लो इवापोरेशन रेट, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर है तो ऑब्वियस है कि इवापोरेशन होने का चांस भी ज़्यादा है किसी मटेरियल का। ऐसा मटेरियल यूज करें जिसका इवापोरेशन रेट काफ़ी कम हो, यानी हाई टेम्परेचर पर भी जल्दी इवापोरेट ना करे। आगे है इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विद अनरिएक्टिव गैसेस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन। जो बल्ब होता है उसमें अनरिएक्टिव गैसेस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन से उस बल्ब को फिल किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? होता क्या है, क्योंकि जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो मटेरियल का बर्न करने का स्वाभाविक है कि बर्न करने का चांसेस भी ज़्यादा है जब टेम्परेचर इतना हाई है। तो इसीलिए अगर ऑक्सीजन, और बर्न कैसे होता है, कोई मटेरियल अगर ऑक्सीजन उसको मिल जाता है तो वो बर्न हो जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बर्न होता है। तो जब उसमें ऑक्सीजन उसको अवेलेबल रहेगा और टेम्परेचर चूंकि वैसे ही इतना हाई है तो वो आसानी से मटेरियल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा, आपका बर्न कर जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, बल्ब को हम अनरिएक्टिव गैसेस लाइक आर्गन या नाइट्रोजन या दोनों के मिक्सचर से फिल कर देते हैं ताकि अवेलेबल ऑक्सीजन आपका बहुत ही कम रहे, तो वो आपका मटेरियल जले भी नहीं। और वैसे जो फिलामेंट टाइप जो टंगस्टन हो गया, जो फिलामेंट टाइप बल्ब होता है, जो देखते हैं ना पीला पीला जो जलता था, अब तो वो प्रचलन में नहीं है, पहले होता था, वो हो गया। इसी के बारे में बात हो रहा है फिलामेंट टाइप बल्ब जो टंगस्टन से यूज होता है। तो वैसा बल्ब क्या होता है, वो काफी वो मतलब इफेक्टिव नहीं होता है, वो पावर एफिशिएंट नहीं होता, काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। और वो पावर में क्या होता है, मैक्सिमम पावर आपका हीट एनर्जी में ही लॉस हो जाता है। लाइट उससे आपका जो इलेक्ट्रिक करंट जो वर्क डन कर रहा है उसका काफी कुछ पोर्शन का ही, उस वर्क डन का कुछ पोर्शन ही आपको लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिलता है और ज्यादातर पोर्शन आपका हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाता है। इसीलिए ऐसे बल्ब को पावर एफिशिएंट नहीं माना जाता, इसीलिए अब इसको रिप्लेस कर दिया गया CFL से या ट्यूबलाइट से या LED पे आ गया। ठीक है, तो अगला इसका एप्लीकेशन है used in electric fuse for protecting household wiring and appliances। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में, फ्यूज बनाने में, जो घर में हमारा फ्यूज होता है वो बनाने में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का काफी रोल होता है। तो वो देखिए कैसे। फ्यूज में पहली बात तो फ्यूज में हम लोग करते क्या है, शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज हम कैसे बनाते हैं, एक पतला कॉपर वायर लेते हैं, ये अगर टिन प्लेटेड एक छोटा लेंथ का पतला कॉपर वायर लेते हैं फ्यूज में, और जिसका मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो ये इसका मतलब क्या है, देखिए फ्यूज का काम क्या है। अगर मान लीजिए आपके घर में काफी हाई करंट आ गया तो आपको क्या होगा, जितना भी आपके इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है वो आपका डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फ्यूज अगर उसके पहले उस जगह पे करंट पास करने से पहले अगर आपका कोई फ्यूज लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, पहले करंट तो आपका फ्यूज से पास करेगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से पहुंचने से पहले आपके फ्यूज से पास करेगा। तो फ्यूज में चूंकि अब उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या होगा, जब ज्यादा करंट होगा और उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और रेजिस्टेंस भी हाई होता है, क्योंकि देखिए इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पे थिन वायर का शॉर्ट लेंथ और थिन वायर यूज करते हैं। शॉर्ट लेंथ और थिन है तो हम लोग पढ़े रेजिस्टेंस का फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा आपका शॉर्ट लेंथ और थिन होने की वजह से। चूंकि रेजिस्टेंस हाई है और आपका करंट आया काफी ज्यादा अमाउंट में तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, और चूंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है तो क्या हो जाएगा, फ्यूज आपका ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो सर्किट आपका वहीं पे क्या हो गया, आपका ओपन हो गया, तो करंट आपका आगे फ्लो ही नहीं करेगा। सर्किट वहीं पे कम मेल्टिंग पॉइंट है तो जैसे ही आपके प्रॉपर जो सेफ्टी लिमिट है उस हिसाब से एडजस्ट करके बनाया जाता है कि जब सेफ्टी लिमिट क्रॉस करे करंट तो क्या करे, आपका फ्यूज क्या करे, गर्म होकर के कम मेल्टिंग पॉइंट है वो टूट जाए, सर्किट वहीं पे आपको ओपन हो जाए, और सर्किट जब ओपन हो जाएगा तो आपका आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो बाकी आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डैमेज होने से बच जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्यूज में रोल होता है आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर खत्म होता है। आपने खुद भी फील किया होगा कैसे हम बहुत ही छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने ध्यान में रखते हुए चैप्टर को पढ़ा है, जिसे हम लोग आमतौर पे ध्यान नहीं देते हैं, और कैसे हमने उन कॉन्सेप्ट को भी सीखा, ये आप खुद फील कर रहे होंगे। और ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितना बताया है वो बहुत ही सफिशियंट है, इतना काफ़ी है। तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज भी कर लें, और कोई कोर्स बुक आप बनाते हैं तो आप उसे एक बार पढ़ भी लें, एक दो बार आप उसे पढ़ लें ताकि अच्छे से पकड़ हो जाए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो अगर फिर भी तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें अपने प्रॉब्लम को, मैं उसे आपको रिप्लाई दे दूंगा या आगे की वीडियो में कवर कर दूंगा। तो फिर आपको ये वीडियो यूजफुल साबित हुई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं आगे आपके लिए इसी तरह से यूजफुल वीडियोज़ लाता रह सकूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।